Hello friends, my name is Dr. इम्तियाज। I am a special primary health care। आज हम जिस डिजीज पे बात करेंगे वो टाइफाइड फीवर पे बात करेंगे। टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम जो है मुद्दे का बुखार भी इसको कहा जाता है। इसके जो जरासीम का जो जिसकी वजह से ये बीमारी होती है उसका नाम है सैल्मोनेला बैक्टीरिया कहा जाता है इसको। वैसे सैल्मोनेला को जीन्स जो होता है वो रोड शेप में होता है, ये बेसिलर में होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, याद रखिए। इसके जरासीम का नाम सैल्मोनेला टाइफी इसको बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ये इंसान के आंतों में ये रहता है और इसका शेड थ्रू द स्टूल सबसे ज़्यादा ये पाया कहाँ जाता है, जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा इन्फेक्टेड किसकी वजह से होता है, थ्रू द कंटामिनेट वाटर और फूड की वजह से फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होता है। कंटामिनेट वाटर हो या फूड जिसकी वजह से अफेक्टेड होता है। बॉडी के कौन से हिस्से से अफेक्टेड होता है ह्यूमन के? सबसे पहले ये ट्रेवलिंग करता है, ट्रेवल इनटू इंटेस्टाइन। सबसे पहले छोटे आंत में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पड़ता है? छोटे आंत को पड़ता है। और छोटे आंतों में ये अल्सर जख्म बनाता है। पहला जो अफेक्टेड इंसान का बॉडी का हिस्सा होता है वो छोटे आंत होते हैं, जिसकी वजह से ये उसमें होता है। फिर उसके बाद जो है वो ब्लड में ट्रेवल करके थ्रू जाए। सेकंड जो है लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा गाल ब्लैडर जिसको हम पित्त बोलते हैं, लीवर जिसको जिगर बोलते हैं, और स्प्लेन जिसको तिली बोलते हैं, ये पार्ट के और अदर पार्ट पे अफेक्टेड होते हैं। इससे ये आपको समझ में आ गया था टाइफाइड फीवर किसी वजह से होता है। टाइफाइड डिजीज सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये रोड शेप में जंजीर शेप में आता है, ये ग्राम नेगेटिव में होता है, ये इंसान के स्टूल में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा फैलता जो है वो कंटामिनेट वाटर की वजह से फैलता है। और इंसान के कौन से पार्टी को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है? छोटे आंत को करता है। उसके बाद लिम्फ नोड्स, गाल ब्लैडर या धड़ में ट्रेवल करके ये उन लोगों को बॉडी को नुकसान देता है। उसके बाद बात करेंगे इसकी साइन सिम्टम क्या है, कौन सी ऐसी निशानियां होती है हमें पता चले कि ये। सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी है जो निशानी होती है इसकी, इसका स्लोली इंक्रीज होता है फीवर। याद रखिए कि इसका जो फीवर होता है स्लोली इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 99 होगा तो कभी 98 नहीं होगा, स्लोली इंक्रीज होता है। इसमें कितनी मेडिसिन जब तक इसमें बेसिक जब एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं फिर वो भी 24 से 48 घंटे के बाद जाके उसका असर होता है, तब जाके इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है अदर टेम्परेचर की वजह से। जैसे मलेरिया का टेम्परेचर होता है तो उसमें 104 103 और फिर 98 पे आ जाता है, लेकिन इसका इस तरफ नहीं होता। इसका जो स्लोली इंक्रीज होता है। सबसे बड़ी निशानी कौन होती है इसकी? जब हम एक दिन 2 दिन हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो कंटिन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फर्स्ट निशानी हमें ये मिलेगी टेम्परेचर की। दूसरी जो इसके जो स्पेशल इसकी निशानी मिलती है वाइट स्पॉट्स ऑन द टंग। ज़ुबान के ऊपर जो है वाइट स्पॉट इस तरह में देख सकते हैं, इस तरह वो वाइट स्पॉट बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं वाइट से। दूसरी जो निशानी मिलती है बेस्ट इसकी ये दो निशानियां मिलती है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है वीकनेस फटीग को महसूस करता है, थका थका रहता है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, एनोरेक्सिया। इसके अलावा जो पेशेंट में हेडेक, नाज़िया और साथ में एब्डोमिनल पेन या स्टोमक पेन पेशेंट को होता है। बाज़ औक़ात पेशेंट को कब्ज़ी और डायरिया भी हो सकता है, और कुछ पेशेंटों को जब लॉन्ग ड्यूरेशन का पास रेशेज आ जाते हैं ऑन द बॉडी पर। जबकि इसकी जो बेस्ट जो डायग्नोसिस के हिसाब से जो निशानियां होती हैं, एक फीवर, इसका स्टेप, इसको फिर आप 1-2 दिन चेक करने से हमें पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर का जो है। क्योंकि 24-48 घंटे से पहले ही कभी टेम्परेचर जब तक एंटीबायोटिक ना दें, जब तक उसका असर ना हो, वो 24-48 घंटे के बाद असर होता है, तब तक रिड्यूस नहीं होता टेम्परेचर। इसके लिए वाट स्पॉट बन जाते हैं। इसके अलावा वेट का लूज होना, भूख का कम आना, में दर्द होना, बाज़ पेशेंटों को मोशन होना, ये कंडीशन होती है।
जबकि हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे बेस्ट क्या होता है, बच्चों के हाथ पांव ठंडे होते हैं और सर सबसे ज्यादा गर्म रहता है, एक निशानी। दूसरा जो बच्चों में आता है वाइट स्पॉट, जो ज़ुबान के ऊपर है सफ़ेद सी तह आ जाती है बच्चों में, और ये ज़्यादा ये दो चीज़ें आपको इससे मिलेगी। इसके अलावा बच्चों में मोशन भी ज़्यादातर होते हैं, बच्चों में जब आप कंप्लेन में आता है तो मोशन या कफिंग में भी बच्चा आता है। ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों में ज़्यादा आती है। इसके अलावा बात करेंगे हम प्रिवेशन की, हम इस बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन सी प्रिवेशन करें, कौन से एहतियात करें जो ये बीमारी ना हो। जो सबसे बेस्ट जो अगर ट्रीटमेंट होती है वो प्रिवेशन होती है किसी भी डिजीज की। सर नंबर 1 पे हम इसकी प्रिवेशन की बात करें तो सबसे पहले हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। देखिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम प्रिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट वैक्सीनेशन होती है नंबर 1 पे। अगर दूसरी बात करें इसके अलावा तो ड्रिंकिंग वाटर अवॉइड करना चाहिए, इससे कंटोमेंट वाटर। आपको मैंने बेसिक बताया कि ये जो इंसान के स्टूल में जरासीम पाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर आपने शहर में देखा होगा तो इसका ड्रेनेज सिस्टम जो सीवरेज सिस्टम होता है और पानी का जो सिस्टम दोनों है ज़्यादा कंटिन्यू होता है, और बारिशों की वजह से उनकी की वजह से वो पानी जो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो कंटामिनेट हो जाता है वाटर। तो ऐसे वाटर को हम अवॉइड करना चाहिए। और इसको हम कैसे करना चाहिए, सबसे दो तरीके होते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। एक तो वो होता है जो क्लोरीनेशन करके करते हैं, दूसरा आसान तरीका सबसे अच्छा होता है बॉयल करना। वाटर को अच्छी तरह बॉयल करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कुकिंग में हो या हैंड वॉशिंग में हो या फिर ड्रिंकिंग पीने में, उसको हम श्योर करके करें तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा अवॉइड आइस, आज का बर्फ। आपने देखा कि कारखानों में इस गैलन में होता है, जगह जिस पानी का जो है वो पानी में वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम जब बर्फ यूज करते हैं तो वो एक जरिया बन जाता है। तो ऐसे बर्फ को यूज नहीं करना, अपने घर के लिए बर्फ जो हो वो सबसे बेस्ट है, वो यूज करनी चाहिए। इसके अलावा कंटामिनेट फूड, अब फूड की बात करें तो फूड को जब भी है वो भी इस्तेमाल है, पर फूड को इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, वॉश करके अच्छी तरह फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी तरह उसको पानी में से वॉश करके फिर इसको इस्तेमाल चाहिए। और उसके अलावा जब स्ट्रीट फूड, सबसे ज़्यादा जो कैरियर बनता है स्ट्रीट फूड, जो आपने देखा होगा गलियों महलों में आपने देखा होगा, जिसमें बड़े ठेले पे लगा के उन्होंने फ्रूट या कोई चीज़ें खाने वाली जब बेचते हैं तो उनके आस पास में जो उसको जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा क्लीन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा ये जरासीम गंदगी में पाया जाता है, जिसकी वजह से मक्खी सबसे ज़्यादा गंदगी में बैठती है, वही मक्खी वेक्टर बन के हमारे फूड खाने और स्टेट में आपने देखा ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी वजह से सबसे मेन काज ये फट फैलता है। तो ऐसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए जो देख रहे तो। और दूसरा सबसे सेफ ये है, जब हम खाना बना लें तो उसको हमेशा कवर कर रखना चाहिए, जिससे मक्खी और इंसेक्ट से जो वो हमारे फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल जो है अपने हाथों को सोप या वाटर से वॉश करना चाहिए आफ्टर टॉयलेट। टॉयलेट के बाद बंदा जो है वो अपनी तरह हाथ को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए, और खाने से पहले भी हाथ वॉश करने चाहिए। ये अपना हाइजीन का बहुत केयर करना चाहिए। इसके अलावा हम सराउंडिंग अपने जो घर का जो माहौल होता है उसके दौरान उसको भी ये, जैसे मक्खी की जो ब्रीडिंग ना हो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है, खतरा होता है। तो इसलिए इंश्योर करना चाहिए जो हमारे को पीने का, खाने का या हैंड वॉश करने का जो पानी हो या फूड हो, उसको कंटामिनेंट से महफूज रखें। सबसे बेस्ट तरीके ये होते हैं जो हम प्रिवेशन कर सकते हैं। नंबर 1 वैक्सीनेशन पे, पानी को, फूड को। इसके अलावा जो बर्फ़ यूज़ करते हैं कारखाने में, फैक्ट्री में, उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। और फूड को, खाने को अपना कवर करके रखना चाहिए। अपने हाथ अच्छी तरह खाने से पहले इसको वॉश करने चाहिए।
और क्लीन सफाई करनी चाहिए, तो 90% ये बीमारी कभी हो नहीं सकती। इसके अलावा हम बात करेंगे इसी कौन सी टेस्ट करते हैं, टाइफाइड बीमारी में कौन सी टेस्ट करते हैं ना। टाइफाइड की टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले विडाल टेस्ट होती है, जिससे हम उसको, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक एंटीजन होता है इस टेस्ट में, जो उसमें ब्लड में मिक्स करके मुख्तलिफ तरीके से उसके सीरम को कंटामिनेट करके उसे चेक करते हैं। इसके अलावा दूसरी टेस्ट जो होती है ब्लड CS होती है। सबसे बेस्ट टेस्ट जो होती है ब्लड CS होती है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो 3 दिन का होता है रिपोर्ट का। आप इस पिक्चर में देखिए, मशीन है, इस मशीन में ब्लड CS को रख लेते हैं। 24 से 48 घंटों के दौरान ये रिपोर्ट देती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है जरासीम। तो अगर वो जरासीम नेगेटिव होगा तो आगे इसका दूसरा प्रोसीजर नहीं चलेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो दूसरे प्रोसीजर में फिर इसको इसको दूसरा जो ड्यूरेशन होता है इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन रख के उसको चेक की जाती है, जिससे पता चलेगा तो कौन सी मेडिसिन बेनिफिट देता है, कौन सी इसको जरासीम को नुकसान देगी। तो इसी वजह से सबसे बेस्ट CS की होती है, ब्लड CS की टेस्ट। इसके अलावा यूरिन CS और स्टूल CS भी करते हैं, लेकिन ये दूसरे वीक्स में इसकी रिजल्ट अच्छी आती है, पहले हफ्तों में इतनी रिजल्ट सॉफ नहीं आती, क्योंकि जरासीम का लेवल 2 हफ्ते के बाद ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे हाउ टू केयर द टाइफाइड पेशेंट। अब किसी पेशेंट को टाइफाइड हो जाए तो हम कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। उसमें जो है 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो हमें ख्याल करनी चाहिए ऐसे पेशेंट के। सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशन डाइट याद रखिए, जिसको टाइफाइड हो जाता है उसकी न्यूट्रिशन डाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसके पानी और फ्लूइड की, हमें जो फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका केयर करना चाहिए। रेस्ट के साथ मेडिसिन, ये अगर ये 4 चीज़ें हम पांचों साथ करें तो पेशेंट की जल्दी रिजल्ट आ जाती है। अगर हम खाने की डाइट में बात करें तो सबसे पहले जो आज की डेट में बेस्ट होता है योगर्ट, दही सबसे बेस्ट होता है। दही जो होता है ये इम्पोर्टेंट होती है। दही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करानी चाहिए टाइफाइड वाले पेशेंटों को, क्योंकि वो सल्मोनेला जो पैटर्न वो बेसिलम में आता है, और इसमें जो योगर्ट में जो जिससे ये दही बनती, ये भी लैक्टोबैसिल जो है इसमें पाए जाते हैं, जिससे ये होता है। तो सबसे बेस्ट दही है जो उसको इस्तेमाल करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं वो बेनिफिट देती है। उसके बाद हम दूसरा दलिए की बात करेंगे, जौ के दलिए की बात करेंगे। दलिया में कुदरती तौर पर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे हमारे जो है इम्यून सिस्टम को, और प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। आपको पता है सबसे पहले हमारे छोटे आंत में जख्म बनते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी सोजस वो आ जाती है, जिसको रिकवर करने में और हजम करने में बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके अलावा हम और जो है पोटैटोस, उसको बॉयल करके वो हम इस्तेमाल करा सकते हैं, और राइस को भी हमें वो इस्तेमाल करा सकते हैं ऐसे पेशेंटों को, क्योंकि ये जल्द डाइजेस्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी टाइफाइड वाले पेशेंट को या जो भी बीमार हो ज़्यादातर उसमें रोटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोटी में फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसमें डाइजेस्ट करने में, उसको में खाने में, उसको ये हजम करने में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन में, देखो जिसमें हम फ्लूइड की बात करेंगे। डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस होते हैं, तो ओरल, देखो ऐसे पेशेंट को ओरल या IV फ्लूइड देके मेंटेन किया जाता है इसको, पानी की कमी को। सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसमें IV फ्लूइड लगा के, ड्रिप लगा के ग्लूकोज की उसको दे के उसको मेंटेन करते हैं। अगर माइनर हो तो उसमें ओरल, जैसे हमारे पास जूसेस हो गए मुख्तलिफ टाइप के, जैसे कोकोनट जूस सबसे बेस्ट होता है, कोकोनट इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के लिए। इसके बाद लेमन पानी हो या जूसेस जिसमें तरबूज का हो या कोई भी जूस टाइप, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसका वीकनेस और साथ में उसके मिनरल्स का जो तादाद जो होता है सबसे ज़्यादा जूसेस में पाया जाता है, जिससे ये सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और तीसरी बात करेंगे रेस्ट। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट को, क्योंकि रेस्ट में बंदे की जो है एनर्जी है कम यूज होती है।
इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए, देखिए ये डिपेंड करता है पेशेंट एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करना चाहते हैं और डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे भी, पेशेंट के डिजीज़ पे। तो माइनर में है, मैं स्टेप फर्स्ट में, 2 में, 3 में, कौन से स्टेज में है, उसी हिसाब से इसकी जो बेसिक जो मेडिसिन होती है 5 से 21 डेज तक इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ कंडीशन। और एंटीबायोटिक में बात करें तो सेफ्रोफ्लॉक्सिन एडल्ट में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ की जाए तो उसमें एडल्ट में सेफ्रोफ्लॉक्सिन आती है। इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, टेबलेट फॉर्म में भी आती है। और दूसरी एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन में आती है, सेफेट्राजोन आती है, जिसमें इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट और सिरप फॉर्म में होती है। ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स या चिल्ड्रेन में के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सेफ होती है, जो बिल्कुल साइड इफेक्ट कम होते हैं। फिर जब भी डिजीज़ होती है तो उसमें एक साथ फीवर लाजमी होता है और फीवर कंट्रोल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक के साथ एंटीपायरेटिक भी मेडिसिन देते हैं, जो बुखार को, फीवर को कम करने के लिए। और साथ में एंटीटॉनिक भी देनी चाहिए मेडिसिन, जिससे बच्चों में, अगर हम बच्चों की स्पेसिफिक बात करूँ तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट जो सिरप आता है, इसमें मैक्सप्रॉन आता है सेफेट्राजोन में, ये 100 mg और 200 mg का में आता है। बच्चों में सिरप जो है बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग 2 डोज होते हैं इसके। और इसकी जो डोजेज होता है 50 to 100 mg पर केजी सब डोज से दिया जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब बच्चों में अगर हो जाए तो उसमें सबसे पहले हम इसको मैक्सप्रॉन सिरप देते हैं, वो पीडी में इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को। और इसके साथ में हमें एंटीपायरेटिक बुखार में देखें कालपोल 6+ हो, कोई भी बुखार के लिए फीवर हो आपके, सिरप वो साथ में देना चाहिए। इसके साथ में वो भी हम क्वाइटी 4 टाइम दे करते हैं, हर 6 घंटे के बाद आप इसको सिरप बुखार के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को टॉनिक में इसको सिरप देना चाहिए, जिससे उसको बच्चे का हजमे का सिस्टम बेहतर हो, जिसमें वाइटालिन सिरप स्पेशल बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। वो भी 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें वाइटालिन सिरप। तो सम टाइम बच्चों को वोमेटिक होती है तो एंटी एमेटिक जो सिरप जो होते हैं, जिसमें ग्रेविनेट सिरप आ गया, मैक्सोलान, कोई भी आप जो है वोमेटिक सिरप दे सकते हैं उसको 15-20 मिनट के बाद। उस सिरप देने के बाद कोई एंटीबायोटिक या कोई बुखार का सिरप देंगे तो उसकी वोमेटिंग में, उल्टी में जो है वो बेहतर हो जाएगा। अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए।